तो सबसे पहले आप सभी प्रिय मित्रों को नमस्कार और सभी को राम राम। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का ये सेशन एक बार फिर से है सटासट फटाफट सेशन का पार्ट है और इसमें हम कम समय में अधिक जानकारी यहाँ पर देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आ चुका है और इससे पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम या ऑपरेटर या कंडक्टर की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये प्रश्न बहुत ही शानदार आपके लिए रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा, आप इस क्लास की पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए या कंप्लीट फ्री का कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अधिक जानकारी के लिए, स्पेशल नोट्स के लिए आप हमारा जो ऐप है स्टडी एट होम, इसको डाउनलोड कर सकते हैं और जहां पर आपको पेड कोर्स में भी सर्विस मिलती है। जी हाँ दोस्तों, पहला प्रश्न, अगर पेयर ब्रेक फेल होता दिखे तो सबसे पहले ड्राइवर को क्या करना चाहिए? मतलब कि जो आपके मेन ब्रेक होते हैं जिसे हम सर्विस ब्रेक कहते हैं, सर्विस ब्रेक फेल हो जाते हैं तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला काम होता है कि जब ब्रेक फेल हो जाते हैं तो आपको कई बार ब्रेकों को प्रेस करना चाहिए, बार बार। कई बार जो पेयर ब्रेक है उनको पंप करेंगे, हल्के से हैंड ब्रेक लगाते हुए गियर बदलकर निचले गियर में ले जाएंगे। यानी कि जैसे ही आपके ब्रेक फेल होने का संकेत हो तो आपको सबसे पहले ब्रेक को बार बार प्रेस करना है, उसके बाद हैंड ब्रेक को हल्का सा अप्लाई करना है और आपको गियर बदल के गाड़ी को छोटे गियर में ले आना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 2 हमारे सामने आ चुका है और प्रश्न 2 है, रास्ता दें साइन आकार में होता है। मतलब कि जो गिव वे का संकेत होता है, गिव वे, या इसको YIELD यील्ड का संकेत भी बोला जाता है, जो कि उल्टे त्रिभुज में होता है। तो यहां पर आप पूछा है कि किस आकार में होता है, तो त्रिकोणीय आकार में होता है। ये एक आदेशात्मक संकेत है। प्रश्न 15 है, ऑटोमोबाइल फ्रेम द्वारा समर्थित बार सपोर्टेड लोड, ऑटोमोबाइल फ्रेम द्वारा जो फ्रेम द्वारा समर्थित या सपोर्टेड लोड होता है, वाहन, यात्रियों, कार्गो भार का वजन, इंजन, ट्रांसमिशन से उत्पन्न टॉर्क, अचानक से होने वाली टक्कर, सभी ये उल्लेखित है, मतलब सभी को सहन करता है, ये सभी में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहिए के मध्य भाग को कहा जाता है, पहिया जो होता है इसका बीच का जो भाग होता है ना, हब कहलाता है, HUB हब। और इस हब में क्या होता है, जिसमें होता है बेयरिंग, बियरिंग, जिसे हम बियरिंग कहते हैं। और बियरिंग का भी बात करते हैं तो इसमें रोलर बियरिंग काम में आता है, रोलर की तरह होता है, जो बेलन होता है ना, बेलनाकार होता है। हब की ग्रीसिंग होती है, लगभग 40,000 किलोमीटर के आसपास आप हब की ग्रीसिंग है वो करते हैं। और ये टायर का बीच वाला पार्ट होता है, सबसे बीच वाला। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई वास्तविक शक्ति, एक्चुअल पावर को क्या कहा जाता है? इंजन की जो शक्ति होती है, उसकी जो शाफ्ट होती है, उस शाफ्ट पर जो एक्चुअल में जो पावर होती है वो शाफ्ट पावर है, हॉर्स पावर है, ब्रेक पावर है। तो ये एक डिलीटेड प्रश्न है भाई, इसका जो कोई सा भी सवाल इसमें नहीं है, ठीक है। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति हानि इंजन और ड्राइविंग व्हील के बीच होने वाली शक्ति हानि नहीं है? यानी कि जो अब इंजन जो आपकी शक्ति उत्पन्न करेगा वो यहां पर ड्राइविंग व्हील के पास जो जाएगी, इनके बीच में जो क्षति होगी उसमें शामिल नहीं है। पिस्टन, बियरिंग और गियर के घर्षण के कारण होने वाली शक्ति हानि, यानी कि पिस्टन के कारण होगी, गियर के घर्षण के कारण होगी, तो वो तो बिल्कुल शामिल है। विभिन्न भागों के घर्षण के कारण क्लच या ड्राइव व्हील तक होने वाली क्षति, ये भी शामिल है। ट्रांसमिशन लाइन क्षति, ट्रांसमिशन सिस्टम किसे भी होती है, मतलब उल्लेखित में से कोई नहीं, मतलब उपरोक्त में से कोई ऐसी नहीं है जो इसमें शामिल नहीं की जाती, सारी की सारी इसमें शामिल है। मतलब ये सभी प्रकार की जो क्षतियां हैं वो होती है, मतलब कि इनमें से कोई सा भी गलत नहीं है, कहने का मतलब ये है सभी प्रकार की जो दी गई हानियां हैं वो होती है। प्रश्न 19 है, किसी वाहन की गति के विरुद्ध कार्य करने वाला बल, कोई गति गाड़ी चल रही है तो इसके विरुद्ध जो काम करता है, जैसे हवा है, टायरों का घर्षण है, तो वो क्या कहलाता है? तो यहां पर रोलिंग प्रतिरोध, ग्रेडियंट प्रतिरोध, पवन या वायु प्रतिरोध, और सभी सही। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, रोलिंग प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर नहीं करता है? रोलिंग प्रतिरोध प्रत्येक सड़क के पहिए का अधिभार, जो पहिए होते हैं तो पहियों पर बिल्कुल ये करता है। ड्राइविंग व्हील की त्रिज्या, पहियों में हवा की मात्रा और सड़क की सतह की प्रकृति, सड़क पर डिपेंड करता है। रोलिंग रोल करता है, टायर जो सड़क पर घूमता है तो इस पर भी डिपेंड करता है, पहियों में हवा कम है या ज्यादा है, इस पर भी ये जो रोलिंग प्रतिरोध है। रोल करना मतलब टायर आगे बढ़ता है ना गोल घूमते हुए, तो उसको रोल प्रतिरोध कहते हैं। तो यहां पर ये ऑप्शन नंबर बी है वो गलत हो जाएगा, मतलब कि ये इसमें शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 21, पवन या वायु प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर करता है? जो वायु या पवन प्रतिरोध होता है वो किस पर करता है निर्भर? वाहन के आकार और बनावट पर। वहां गाड़ी अगर बड़ी होगी तो प्रतिरोध वायु का ज्यादा होगा। वायु के वेग, अगर हवा तेज चल रही है तो भी होगा। वाहन की गति तेज होगी तो हवा भी तेजी से टकराएगी। तो ये तीनों इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक अश्व शक्ति HP बराबर लगभग वॉट के बराबर होती है, तो 746 आप सभी को पता है।
स्टीम इंजन यानी कि भाप इंजन निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो भाप जो इंजन होता है वो एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाए, बाह्य दहन इंजन। पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन का उपयोग करने का नुकसान क्या है? पेट्रोल की तुलना में डीजल का अगर आप उपयोग करते हैं तो क्या नुकसान है? आप सभी को पता है, उच्च भार से शक्ति अनुपात, उच्च रखरखाव लागत, प्रारंभ करने में ज्यादा कठिनाई, सभी उल्लिखित है। तो यहां पर ये चारों ही नुकसान होते हैं डीजल इंजन के। ये चारों ही काम पेट्रोल इंजन में नहीं होते। उच्च भार से शक्ति अनुपात मतलब कि जो उच्च भार, ये एक तो वजन में ज्यादा होते हैं और डीजल इंजन में पावर भी ज्यादा होती है। उच्च रखरखाव लागत मतलब कि मेंटेनेंस है वो डीजल इंजन का ज्यादा होता है। प्रारंभ करने में ज्यादा कठिनाई, डीजल इंजन कठिनाई से स्टार्ट होता है, बल्कि पेट्रोल जो इंजन होते हैं ना वो आसानी से स्टार्ट हो जाते हैं सर्दी में भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये चारों ही तीनों ही नुकसान है डीजल इंजन के। इंजन सिलेंडर में दबाव वायुमंडलीय दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है जब इंजन किस स्ट्रोक का प्रदर्शन कर रहा होता है। मतलब इंजन सिलेंडर में दबाव जो होता है वायुमंडल के दबाव से कम होता है। कब कब होगा? जब वो किसी चीज को खींचेगा। मतलब कि सक्शन जो स्ट्रोक होता है ना, इसमें सिलेंडर अंदर से खाली रहता है। क्या रहता है? खाली रहता है। और यहाँ जो वातावरण है, तो अब यहाँ का बाहर का ज्यादा होगा, अंदर का कम होगा, तभी ये अंदर जाएगा। तो सक्शन स्ट्रोक के समय एक इंजन का स्ट्रोक होता है। इंजन का स्ट्रोक क्या क्या होता है आप सभी को पता है। जब इंजन होता है तो इसका ऊपर का भाग टीडीसी कहलाता है, नीचे का भाग बीडीसी कहलाता है। तो टीडीसी से लेके बीडीसी के बीच की जो दूरी है वो एक स्ट्रोक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि टीडीसी और बीडीसी के बीच की जो दूरी है वो एक स्ट्रोक कहलाता है। प्रश्न संख्या 27 है, इंजन पिस्टन आमतौर पर एल्यूमिनियम मिश्र धातु से बने होते हैं क्योंकि जो इंजन के पिस्टन जो होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं? एल्यूमिनियम मिश्र धातु के, क्योंकि ये हल्का होता है। मेन काम क्या है? ये हल्का होने के कारण इसको क्या है? पिस्टन को एल्यूमिनियम मिश्र धातु का बनाया जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 28, पिस्टन संपीड़न चले मतलब कि पिस्टन कंप्रेशन जो रिंग होती है वो किसकी बनी होती है? ये रियल में जो प्रश्न पूछा गया है और यहां पर बोर्ड ने सबसे पहले कास्ट आयरन को जवाब माना, बाद में स्टील को माना और फिर दोनों को मान लिया। फिर माना कि ए और बी दोनों को, क्योंकि जो आपके कंप्रेशन जो रिंग होती है ना वो कास्ट आयरन की बनी होती है और स्टील की भी बनी होती है, क्योंकि कास्ट आयरन भी एक लोहा है और स्टील भी एक लोहा होता है। तो ये दोनों की ही बनी होती है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद कर लेना, स्टार लगा दो इस प्रश्न के आप कि भी जो पिस्टन कंप्रेशन रिंग है वो किसकी बनी हुई होती है। प्रश्न संख्या 29, पिस्टन पिन को निम्न में से किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? पिस्टन पिन आप सभी को पता होगा, ये पिस्टन है और ये आपकी कनेक्टिंग रोड है। यहां एक आई होल होता है और इस आई होल में पिन लगती है और इसी पिन को पिस्टन पिन के नाम से जाना, यानी कि पिस्टन पिन। एक इसको गजन पिन के नाम से जाना जाता है, एक इसको रिस्ट पिन के नाम से भी जाना जाता है। तीन नाम इसके होते हैं। तो यहां पर जो है गुड़गिन पिन को ही गजन पिन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। दो स्ट्रोक इंजन की पहचान कैसे की जा सकती है? दो स्ट्रोक जो इंजन होता है ना, इसमें पिस्टन आकार से, वाल्व की उपस्थिति से, शीतलन प्रणाली से, संनयन प्रणाली से, सभी को पता है कि जो टू स्ट्रोक इंजन होता है इसमें वाल्व नहीं होते, वाल्व नहीं होते हैं। इसमें पोर्ट होते हैं। साइड में क्या होते हैं? इसमें पोर्ट होते हैं। पोर्ट की टोटल संख्या पूछे तो टू स्ट्रोक इंजन में यहां पर पोर्ट की संख्या 3 होती है। कौन कौन सी? एग्जॉस्ट पोर्ट, इनलेट पोर्ट, एक ट्रांसफर पोर्ट, 3 पोर्ट होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां पे वाल्व की अनुपस्थिति, क्योंकि इसमें वाल्व नहीं होंगे। वाल्व कहां होते हैं? वाल्व हेड में होते हैं। वाल्व कहां होते हैं? हेड में होते हैं। और पोर्ट कहां होते हैं? साइड में होते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। रेडिएटर में हवा के बुलबुले समस्या का संकेत करते हैं। हवा के बुलबुले अगर आ जाते हैं तो वो क्या संकेत करेंगे? आप सभी को पता है कि यहां पर रेडिएटर में अगर हवा के बुलबुले बन रहे हैं मतलब कि जो हेड गैस्केट है ना, हेड गैस्केट खराब हो गई है। इंजन जो है मोस्टली 3 भागों में होता है। एक तो होता है सिलेंडर हेड, एक होता है सिलेंडर ब्लॉक, एक होता है ऑयल संप। ऑयल संप, ठीक है। तो ये जो सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक है, इन दोनों के मध्य हेड गैस्केट का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि सील होती है, एक प्रकार की सील होती है। तो ये सील कट जाती है ना, तो यहां पर जो है रेडिएटर में हवा के बुलबुले आने लगते हैं, क्योंकि रेडिएटर का पानी इंजन के अंदर जहां पे मतलब जाता है वहां से जो इंजन का कंप्रेशन है वो लीकेज कर जाता है। इसके कारण हवा के बुलबुले रेडिएटर में आते हैं। किसके कारण? हेड गैस्केट के कट जाने के कारण। प्रश्न संख्या 32,
स्टील स्टड यानी कि नट, स्टील के नट और एल्यूमिनियम मिश्र धातु के बीच अंतर धातु जंग लगने की प्रक्रिया परिवर्तित हो जाती है। यानी कि नट जो होंगे या बोल्ट होंगे वो तो होंगे किसके, स्टील के, और जो बीच की दूसरी धातु होगी वो होगी एल्यूमिनियम मिश्र धातु। तो इसमें क्या होगा, जंग जो है वो नीचे तक चला जाएगा। क्यों चला जाएगा इसके बारे में पूछा गया। तो सिलेंडर हेड स्टिक से सिलेंडर ब्लॉक तक, क्योंकि सिलेंडर हेड ऊपर होता है, ब्लॉक नीचे होता है, यहां पर कोई नट लगा है तो नट के सारे होते हुए ये जो जंग है नीचे चला जाता है। प्लाई रेटिंग किससे संबंधित है, प्लाई रेटिंग, प्लाई का मतलब परतें, 1 2 3 4 जितनी भी परतें काम में ली जाती है वो परतें टायर बनाने में, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्लाई रेटिंग क्या होती है, एक प्रकार से रेटेड ताकत होती है, सीधी डायरेक्ट ताकत। ये 14 प्लाई रेटिंग का मतलब 14 परत नहीं है, ये 14 की रेटिंग में जितनी परतें होगी वो होगी, एक्चुअल में 14 परत नहीं है, ठीक है ना। ये एक प्रकार की रेटिंग है, रेटिंग ताकत मतलब रेटेड स्ट्रेंथ है इसकी। प्रश्न संख्या 34, इंजन में चोक का उपयोग कब किया जाता है। पहली बात तो चोक जो होती है इसका प्रयोग पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर में होता है, क्योंकि चोक किसका पार्ट है, कार्बोरेटर का पार्ट है, कार्बोरेटर का भाग होता है। और ये जो चोक होती है हवा को कंट्रोल करती है और पेट्रोल की मात्रा को बढ़ाती है। तो ये कब इस्तेमाल की जाती है, जब इंजन ठंडा होता है, स्टार्ट नहीं होता है, तो चोक लीवर को खींच लिया जाता है। जैसे इंजन स्टार्ट हो जाता है चोक को वापस उसी स्थिति में ला दिया जाता है। तो यहां पर चोक पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का भाग हवा को कंट्रोल करती है। प्रश्न संख्या, आपको समझ में आ रहा है ना भाई, कमेंट सेक्शन में बताओ थोड़ा सा। प्रश्न 35, तेल मिश्रक यानी कि ऑयल एडिटिव्स के रूप में डिटर्जेंट का उपयोग क्यों किया जाता है। जो तेल मिश्रक होते हैं इसमें ऑयल के एडिटिव्स यानी ऑयल के साथ में कुछ मिश्र जो लिक्विड है वो मिलाए जाते हैं। क्यों मिलाए जाते हैं, यानी कि जो ऑयल होता है लगातार सर्कुलेट होता रहता है। आप देखते हैं कोई भी चीज है उसको लगातार अगर आप सर्कुलेट करेंगे तो उसका कीचड़ बन जाएगा, मतलब कि वो एक तरह से मतलब कि गंदा जो लिक्विड बन जाएगा। इस गंदापन को बचाने के लिए उसके अंदर जो कि अशुद्धियां जो आएगी उनको नष्ट करने के लिए इसके अंदर एडिटिव्स मिलाते हैं जो उन गंदगियों को समाप्त कर देते हैं और नीचे मिट्टी के रूप में जमा करते रहते हैं। तो ये जो एडिटिव होते हैं वो डिटर्जेंट होते हैं एक प्रकार के, जिसे कपड़े में से मेल बाहर निकालना डिटर्जेंट का काम है। वही ऑयल में से गंदगी को अलग रखना यहां पे डिटर्जेंट का काम होता है। तो ये कीचड़ बनने से रोकने के लिए यहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से कौन सी स्नेहक की सबसे महत्वपूर्ण गुणधर्म है। स्नेहक लुब्रिकेंट का, यानी कि जो ऑयल होता है इसका मेन काम क्या है, तो मेन काम ऑयल का काम होता है चिपचिपापन, टू प्रिवेंट स्लज इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपको एक चिकनाई देनी होती है, चिपचिपापन, ठीक है ना, ठीक है। स्लज यानी कीचड़ बनने से, ये थोड़ा सा यार ये मिसमैच है भाई, ये जो प्रश्न है इसका केवल आप हिंदी देखें, ये इंग्लिश वाला गलत है भाई, यहाँ पे इसको छोड़ देना आप। चिपचिपापन मतलब कि चिपचिपापन के लिए इसका जो मेन गुणधर्म होता है ना वो ये होता है कि चिपचिपापन है, मतलब कि ये चाहे चल पुर्जों को यहाँ पर जो है फिसलन प्रदान करता ताकि वो आपस में रगड़ न खाए। प्रश्न संख्या 37, गियर बॉक्स की उपयोगिता इन निम्न में से कौन सी है। गियर बॉक्स को इस्तेमाल क्यों किया जाता है। अब आपके पास में स्पीड भी आ गया है, टॉर्क भी है, पावर भी है और एक्सीलरेशन भी है। तो जो गियर बॉक्स होता है इसका मेन काम होता है टॉर्क में परिवर्तन, यानी कि टॉर्क को घटाने बढ़ाने के लिए मैं स्पीड का गियर बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरी बात है, जब टॉर्क का हम अगर घटाएंगे बढ़ाएंगे तो स्पीड इसके ऑपोजिट अपने आप है वो होती रहेगी। तो इसलिए मेन काम आपको पूछ ले कि स्पीड, टॉर्क और पावर में से गियर बॉक्स का मेन काम क्या है, तो टॉर्क परिवर्तन होता है। सड़क के संकेतों के लिए विनिर्देश किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। सभी को पता है IRC, इंडियन रोड कांग्रेस जो होते हैं, इसकी स्थापना 1934 में होती है और दोस्तों इसका काम होता है संकेतों का प्रकाशन करना। वर्तमान समय में भारत में जो संकेत चल रहे हैं उनकी अगर आपको कोड पूछे तो IRC 67 यानी ऑप्शन नंबर सी जो कि 2012 में प्रकाशन में आए, वर्तमान में चल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी सड़क जिसे एकल मार्ग यानी वन वे घोषित किया गया है तो वहां पर कभी भी आपको रिवर्स गियर में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, बाकी आप कम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 43 है, किसी मोटर वाहन द्वारा पहाड़ से नीचे उतरते समय ड्राइवर को क्या नहीं करना चाहिए, को न ही अपना गियर न्यूट्रल करना चाहिए और न ही इंजन को बंद करना चाहिए। आपको जब ढलान में गाड़ी उतर रही है तो गाड़ी को न्यूट्रल करना, इंजन को बंद करना, दोनों ही काम करना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं और दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं। सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले ब्रेक खालिस्तान संचालित किए जाते हैं। सबसे ज्यादा जो ब्रेक है कौन से काम में लेते हैं, आप सभी को पता होगा कि जो जितने भी ब्रेक होते हैं, एक तो मैनुअल ब्रेक, मैकेनिक ब्रेक होते हैं जो कि साधारणतः भी जो पुराने जमाने में काम आते थे, एक आजकल पावर ब्रेक होते हैं।
पावर ब्रेक में एक तो एयर प्रेशर ब्रेक है, एक वैक्यूम ब्रेक है, एक हाइड्रोलिक ब्रेक है। तो ये 3 प्रकार के ब्रेक होते हैं। सबसे ज्यादा जो गाड़ियां होती है, छोटी गाड़ियां होती है एलएमवी में, तो एलएमवी में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो हाइड्रोलिक ब्रेक का होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। भारत किस तारीख से यूरो 6 उत्सर्जन अनुरूप ईंधन का उपयोग करने के लिए तैयार है? साथियों, आप सभी को पता होगा कि भारत स्टेज फर्स्ट की शुरुआत है सन 2000 में की गई थी, ठीक है। और इसके बाद में 2017 में आपके BS 4 आ गया था और 2020 में जो BS 6 है वो प्रचलन में आ गया था। तो 1 अप्रैल 2020 से यूरो 6 उत्सर्जन जो है यहां पर लागू हो गया था। और ये यूरो 6 की उत्सर्जन के तहत जो भारत स्टेज है ना, भारत स्टेज मैं बताना चाहूंगा ये लागू हो गया था, भारतीय स्टेज। और इसका संबंध जो है गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर एक राइट आंसर हो जाएगा। दो तरफा रास्ते वाले चौराहे पर कुल संघर्ष बिंदु, टोटल कंफ्लिक्ट पॉइंट कितने होंगे? तो आप सभी को पता होगा, जैसा कि मैं हर बार आपको बताता हूं, इस टाइप का 2 वे रास्ता होगा और इसके ऊपर जो मार्ग होगा आपका वो इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपके संघर्ष बिंदु होंगे, मैं बताना चाहूंगा यहां से गाड़ी यहां गई, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक यहां हो गया 3, और यहां से एक यहां हो जाएगा, एक यहां हो जाएगा और एक यहां हो जाएगा। 3 तरफ गाड़ी जा सकती है और तीनों साइड में टोटल मिला के 6 यहां पे कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, यानी टकराव बिंदु जहां पर गाड़ी के टकराने की संभावना रहती है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा कि 6 होते हैं। दो पहिया वाहनों में किस प्रकार की शीतलन प्रणाली मतलब कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है? तो दो पहिया जो छोटे वाहन होते हैं इसमें एयर कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। मोटरसाइकिल का जो इंजन होता है इसमें कभी भी रेडिएटर नहीं होता, क्योंकि ये सीधे हवा के संपर्क में आकर इंजन ठंडा होता रहता है और इसके लिए इंजन के ऊपर धारियां यानी कि फिन्स बनी रहती है। जो एयर कूल्ड इंजन होंगे इनके इंजन के ऊपर फिन्स बनी रहेगी, मतलब धारियां बनी रहेगी। तो ऑप्शन नंबर बी वायु शीतलन या एयर कूलिंग सिस्टम कहलाता है। स्टोव साइन आकार है, स्टोव का जो संकेत होता है वो अष्टभुजाकार में होता है। आप सभी को पता होगा इस टाइप का होता है, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा अष्टकोणीय, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। निम्न दर्शाया गया संकेत का अर्थ होता है, यहां पर संकेत आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, यहां पे संकेत होगा यू टर्न होगा ऐसा और गोल आकृति में काटा गया है, मतलब कि ये नो यू टर्न है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70, वाणिज्यिक वाहन लेआउट में इंजन आगे पीछे फर्श के नीचे स्थित किया जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? आप सभी को पता है वाणिज्यिक वाहन का मतलब है कॉमर्शियल व्हीकल यानी कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अब कई गाड़ी में इंजन पीछे होता है, कई में आगे होता है, कई में कहीं होता है, कहीं में कहीं होता है। तो ये स्थान परिवर्तन करने का कारण क्या है? तो जो गाड़ी होती है इसका जो वजन होता है, इसमें जो हम जो वजन डालेंगे तो उसके बेहतरीन जो वजन है उसके वितरण के लिए, बेहतर वजन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहां पर है वो इंजन को स्थापित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेक ड्रम के लिए प्रयुक्त धातु, ब्रेक जो ड्रम होता है वो आप सभी को पता है कास्ट आयरन यानी कि लोहे का बना होता है। ऑप्शन नंबर यहां पे डी राइट आंसर हो जाएगा। संकेत का अर्थ होता है, अब ये संकेत इसमें दिया गया है, आगे सड़क विभाजित है, मतलब कि इस प्रकार का संकेत होता है, ठीक है, त्रिभुज में। तो यहां पर आगे सड़क विभाजन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। संकेत में यहां पर ऐड करना भूल गया, मैं माफी चाहूंगा। ब्रेकिंग सिस्टम का प्रकार जिसे पावर ब्रेक कहा जाता है का उपयोग किया जाता है। अब पावर ब्रेक किसे कहेंगे? एक तो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक होता है कंप्रेस्ड एयर, एक होता है निर्वात, एक होता है यहां पर बी और सी दे दिया। तो यहां पर जो पावर ब्रेक होते हैं एक हाइड्रोलिक होते हैं, एक वैक्यूम होते हैं, एक एयर होते हैं। तो इसमें दो तो दे दिए वैक्यूम और एयर, तो ये दोनों ही राइट आंसर इसके हो जाएंगे। वैसे मैं बात करता हूं क्योंकि वैक्यूम ब्रेक का आजकल इस्तेमाल करते नहीं है तो इसलिए राइट आंसर आप केवल ऑप्शन नंबर बी को भी लगा सकते हो। संपीड़ित हवा पावर ब्रेक के नाम से प्रेजेंट में बात करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा पावरफुल जो ब्रेक होते हैं वो एयर प्रेशर ब्रेक होते हैं और इसीलिए इस ब्रेक का प्रयोग है वो दोस्तों हैवी गाड़ियों में, ट्रकों में, बसों में यहां पर ज्यादा से ज्यादा वो किया जाता है। और आप सभी को पता होगा यहां पर आजकल तो जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं छोटी गाड़ियों में, इनमें भी हाइड्रोलिक ब्रेक के साथ में वैक्यूम का इस्तेमाल करते हैं। तो छोटी गाड़ी में छोटे कम पावर के ब्रेक भी काम आ जाते हैं और सस्ते होते हैं, और जो है बड़ी गाड़ियां होती है इनमें एयर प्रेशर ब्रेक इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा पावर ब्रेक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है और डी भी आप इसको मान सकते हो कि पावर ब्रेक कौन से होते हैं। तो पर्सन की लैंग्वेज थोड़ी कंफ्यूज करने वाली है, लेकिन अब इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर जो बोर्ड का जो आंसर है, बोर्ड ने इस ऑप्शन नंबर बी को माना है, लेकिन बी और सी दोनों राइट आंसर मेरे हिसाब से यहां पर होते हैं, ठीक है ना। पावर ब्रेक दोनों ही है। आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मोटर वाहन संबंधित संक्षिप्त नाम एबीएस क्या होता है? एबीएस का मतलब होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा और इसका संबंध जो होता है ब्रेक से संबंधित होता है। यह क्या करता है? गाड़ी को फिसलने से बचाता है, फिसलने से बचाता है,
ठीक है, और ब्रेकिंग डिस्टेंस जो होती है उसको कम करता है, ब्रेकिंग डिस्टेंस को कम करता है। गाड़ी को जब आप टर्न करते हैं, मोड़ते हैं, उस समय भी गाड़ी को चलती रहती है। गाड़ी को ब्रेकिंग के दौरान भी गाड़ी को आप आसानी से है वो चला सकते हैं। तो इस टाइप से एबीएस का पूरा नाम क्या क्या हो जाएगा? एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। प्रश्न संख्या 75, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता है? यानी कि जो ऑटोमोबाइल का मतलब होता है गाड़ियों का निर्माण करने वाली कंपनियां, तो कौन एक भारत की खुद की कंपनी है? तो एक तो है आइसर मोटर्स, ये भी है, और एक है आपके आईसीएमएल, ये भी है, चिंकारा है, ये सभी जो है भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियां है साथियों। प्रश्न संख्या 76, एक ईंधन के मूल घटक होते हैं, ईंधन के अंदर क्या क्या होता है? सभी को पता है ईंधन के अंदर कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहां पर ये लास्ट प्रश्न था, ठीक है भाई। तो यहां पर जो हमने आज जो ये प्रश्न जो करे हैं, ये दोस्तों एनसीएल 2020 में पूछे गए प्रश्न है, और शानदार टेक्निकल के प्रश्न थे। गजब का यहां पर हमने इसमें जो विस्तृत व्याख्या सहित आपको यहां पर समझाने का प्रयास किया है, और आपको ये समझ में आया होगा। जी हां दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज के सेशन में आपको कुछ नया सीखने को और कम समय में अधिक जानकारी आपको मिली होगी। जी हां दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।